हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2024-25 में आया हुआ मैथमेटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट के नाम से इसको पूछा जाता है। बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ ये पेपर है। अभी रिसेंट में ये 3 मार्च 2025 को ये पेपर हुआ है, उसी का हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। तो इसका हम लोगों ने सेक्शन ए और बी पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक होता है, तो उसका हम लोगों ने 3, 4 और 5 वो भी कर लिया है। इसका पेपर का केवल 6 और 7 यही लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। आज हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। इसमें 6 में भी 2 पार्ट है, इसमें एक ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 7 में भी 2 पार्ट हैं, इसमें भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 7 मार्क्स मिलेगा। और ये हम लोग जो है इसका अगर पूरा आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है और पार्ट, तो एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया है AKTU मैथ्स के नाम का एक प्लेलिस्ट है। उसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से कई सालों का आपको पेपर उस तरह देखने में मिल जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल देर नहीं कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 का ए है, ये पीछे इसके पहले वाले पेपर में भी पूछा जा चुका है, ये वाला क्वेश्चन 7A। इसी तरह क्वेश्चन अक्सर रिपीट करते रहते हैं और नहीं रिपीट करता है तो उसी तरह पैटर्न पर, सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो बड़ा हेल्पफुल रहता है ये आगे के पेपर के लिए। तो हम लोग 6 का ए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग सारे पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया इनसाइड द सर्किल। यहाँ पर एक सर्किल गिवन है, लेकिन ये हमें पोलर फॉर्म में गिवन है। तो इसे एरिया निकालना है जो इस वाले सर्किल के इनसाइड, इस सर्किल के अंदर हो, एंड आउटसाइड द सर्किल। एक सर्किल यहाँ और गिवन है, लेकिन इस वाले सर्किल के आउटसाइड हो। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ इसका बनाएंगे, तभी वो क्लियर होगा कि कौन सा पार्ट है जो इस वाले सर्किल के इनसाइड है और इस वाले सर्किल के आउटसाइड, उसी का हमें एरिया निकालकर बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, पहला इक्वेशन हमें गिवन है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर साइड में कुछ काम कर ले, कैलकुलेशन, जैसे आपको ग्राफ बनाने का आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले दिया है r बराबर 2a cos थीटा। तो इसका सबसे पहले आपको सेंटर और रेडियस निकालना होगा। अगर आप पोलर फॉर्म में सेंटर रेडियस नहीं निकाल पा रहे हैं, वैसे तो इसका सेंटर दिख रहा है कि a इसका जो है, मतलब इसका रेडियस क्लियर दिख रहा है कि रेडियस इसका a होगा और सेंटर इसका a,0 होगा, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर आप इस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसको आप कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए, एक लाइन में चेंज हो जाएगा और वहां से आप इसका सेंटर रेडियस तुरंत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे कार्टेशियन में। तो हम लोगों को पता है कार्टेशियन में चेंज करने के लिए हम लोगों को बताया जाता है, हम लोग क्या पुट करते हैं, x बराबर r cos थीटा और y की जगह हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, x की जगह पर पुट करते हैं r cos थीटा और y की जगह हम लोग r sin थीटा पुट करते हैं। तो बस वही है, यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आएगा x/r। तो आप यहाँ cos थीटा की जगह रख देंगे x/r, फिर ये r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो r इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और r स्क्वायर बराबर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हम लोगों को रिलेशन पता है, जब हम लोग कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं तो r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। 2ax को हम इधर पकड़ ले आएंगे तो -2ax बराबर में क्या होगा, 0। अब यहाँ से आप इसका सेंटर तुरंत निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होगा, सेंटर निकालने के लिए क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2। x का कोफिशिएंट कौन है, 2a। जब आप 2a को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा a, लेकिन विद अपोजिट साइन रखना होता है। तो यहाँ पर माइनस में है तो हम प्लस का a लिखेंगे। x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करिए तो a आएगा और अपोजिट साइन के साथ रखना है। यहाँ माइनस में अगर है तो आप यहाँ प्लस में लिखेंगे, फिर कॉमा। इसी तरह y का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 2 विद अपोजिट साइन, लेकिन यहाँ पर y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0। ये हमारा सेंटर रेडी हो गया। उसी तरह रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में
ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आते हैं सेंटर वाले, इन्हीं का स्क्वायर कर देते हैं अपोजिट साइन करके। अपोजिट साइन करने के बाद स्क्वायर करते हैं और उसका सम लेते हैं। तो ये इसको जी और इसको एफ बोलते हैं। तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस का सी मतलब अगर कोई कांस्टेंट है तो यहाँ इक्वेशन में कोई कांस्टेंट आपको नहीं दिया तो कोई बात नहीं, वो जीरो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपका रेडियस आ जाएगा ए के बराबर। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, ये हमने एक बेसिक बात है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि आप इसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले सर्किल का इसका आपको सेंटर और रेडियस पता चल गया। उसी तरीके से आप दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, यहाँ लिखा है r बराबर में a। तो अगर r बराबर a लिखा है तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किए? क्योंकि r स्क्वायर की जगह पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लिख देंगे। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोई कांस्टेंट का स्क्वायर हो तब इसका सेंटर होता है 0 0 और रेडियस कौन होगा? जिस नंबर का आप स्क्वायर करेंगे वही उसका रेडियस होगा। तो सबसे पहला काम हमने दोनों सर्किल का सेंटर और रेडियस निकाल दिया। अगर आपको ये नहीं पता फिर भी हमने बता दिया, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो फिर भी हमने ये बेसिक बात आपको बता दिया। ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, रफ में आप करके उस तरह अपना जानकारी निकाल सकते हैं। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे। हमारा सॉल्यूशन एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लेकिन अब वो बिना सेंटर रेडियस के आप इसका बना ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए पता करना होगा। तो पहला वाला सर्किल हम लोग प्लॉट करते हैं जिसका हमें सेंटर बताया है a, 0 और रेडियस है a के बराबर। तो a डिस्टेंस है, तो मान लेते हैं ये हमारा सेंटर तो है ही। a डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ तक आता है, ये a डिस्टेंस है, अपने से मान लेते हैं कि भाई a डिस्टेंस ये है। तो अब यहाँ पर a, 0 ये इसका सेंटर है जो कि x एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये इसका सेंटर है, हमें कंफर्म हो गया कि सेंटर है a, 0, रेडियस a के बराबर। तो बस यहाँ पर हमको कंपास रखना है और a के बराबर रेडियस लेना है। तो a कितना है? यहाँ से तो शुरू होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक a है। तो इसको सेंटर मान के और यहाँ से ऐसे कंपास पे भर के आपको ऐसे घुमा देना है a रेडियस भर के। तो आपका ये यहाँ से सर्किल इस तरीके से बन जाएगा। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को यहाँ समझना है बस। तो ये हमारा बन गया। ये कौन सा हमारा है? इसका नाम है r बराबर 2a cos ऑफ थीटा। ये हमने बना लिया पहला वाला। अब दूसरा वाला कौन है? दूसरे वाले का सेंटर है 0 0, तो इसका सेंटर 0 0 और रेडियस इसका भी a है। लेकिन यहाँ पास कैसे करेंगे? कंपास यहाँ हमने रखा और a रेडियस भर लेना है। तो यहाँ पे रखकर जब a डिस्टेंस भरेंगे यहीं तक तो आएगा, तो यहाँ से भर के ऐसे घुमा देना है। तो ये हमने ऐसे करके a रेडियस लेकर दूसरा वाला सर्किल भी बना लिया, ये बन गया। तो पहले इस तरीके से आपको ग्राफ बना लेना है, तभी आपको क्लियर होगा। बिना डायग्राम बनाए आप इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से निकालना है। इसके लिए ग्राफ बना लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला हमारा सर्किल है, इसका नाम है r = a। अब हम समझ ले ग्राफ बन गया। अब क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझ ले, क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो कह रहा है कि r बराबर 2a cos थीटा के अंदर। तो r बराबर 2a cos थीटा मतलब ये वाला सर्किल है, इसके अंदर होना चाहिए, लेकिन r बराबर a के बाहर। तो इस वाले सर्किल के बाहर ही होना चाहिए। इस वाले सर्किल को जिसको हमने अभी ये दोबारा से मार्क किया, इसके बाहर होना चाहिए। तो इसके बाहर अगर हम जाएं तो यही वाला पोर्शन मिलेगा। तो ये हमने इसको शेड कर दिया। तो अब आप क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, ये जो सर्किल है r बराबर a, इसके आउटसाइड मतलब इस सर्किल के बाहर होना चाहिए। लेकिन जो पहला वाला सर्किल है हमारा, ये वाला सर्किल
उसके अंदर होना चाहिए। तो ठीक है, उसके तो अंदर है, वो इस वाले सर्किल के अंदर है और इस वाले सर्किल के बाहर। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से हमने एरिया को मार्क कर दिया। अब आपको ये शेडेड एरिया या लाइन वाला एरिया ये जो है इसी को आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा, ये जो हमने लाइन लाइन बनाया है। तो पहला काम हमारा ग्राफ बनाना था वो हो गया। दूसरा काम, अब एरिया निकालने के लिए हमें लगाना होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमें लिमिट्स कैलकुलेट करनी होगी आर और थीटा की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इक्वेशन अपना बना लेते हैं। आर बराबर 2a cos थीटा ये फर्स्ट है और आर बराबर a हमारा ये सेकंड है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन आपका ये ग्राफ और यहाँ से शुरू हो रहा है, वो सब साइड में आपके समझने के लिए है, वो आप रफ में करिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट, तो उससे हमको लिमिट पता चलेगी। तो आर का वैल्यू ये भी है और ये भी है, तो जब दोनों आर के बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आर के बराबर दोनों हैं। तो या तो यही समझिए कि आर का वैल्यू यहाँ उठा के ए पुट कर दिया गया, या तो यहाँ से आर का वैल्यू यहाँ रख दिया गया, एक ही बात है। तो ये हो गया। उसके बाद ए हम दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। ए से कैंसिल कर दिया, इधर 1 बचेगा, या तो ए डिवाइड में जाएगा तो a बाई ए 1 बन जाएगा। तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू है हाफ। cos थीटा बराबर 1/2 कब होता है? जब थीटा बराबर 60 डिग्री यानी π/3 हो तब, और थीटा बराबर -π/3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में दो वैल्यूज ये देगा। तो इसने बताया थीटा बराबर π/3 मतलब 60 डिग्री और -60 डिग्री पर इंटरसेक्शन हो रहा है। किसका? दोनों सर्किल्स का। तो दोनों सर्किल हम देख रहे हैं, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट, एक यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे ज्वाइन करें, ये है और ये हमने ज्वाइन करा, तो ये कितने डिग्री का एंगल है? थीटा बराबर +60 यानी प्लस का π/3 ऐसे ऊपर और माइनस का π/3 यहाँ पर ऐसे नीचे। तो यहाँ पर आपको रखना है, ये प्लस π/3 ऊपर हो गया और माइनस π/3 नीचे हो गया। तो π/3 के एंगल के पर जाने के बाद यहाँ पर इसने कट किया और -π/3 पर आने के बाद यहाँ नीचे इसने यहाँ पर कट किया। ठीक है, तो हमें लिमिट पता चल गई कि थीटा का वैल्यू -π/3 से लेकर +π/3 तक रन कर रहा है। तो अगर हम लिमिट लगाएं तो कौन सा एरिया कैलकुलेट होगा? अगर हम लिमिट लगा दें -π/3 से लेकर +π/3, यहाँ पर -π/3 है और यहाँ पर प्लस का π/3 है। तो अगर हम लिमिट लगाएं -π/3 से +π/3 पर, तो ये जो पूरा वेक्टर है ये वेक्टर ऐसे रोटेट करके यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट कर देगा। मतलब यहाँ -π/3 से शुरू होगा और पूरा +π/3 तक कैलकुलेट कर देगा। इतना जितने में हमने अभी डॉट रखा है इतना एरिया ये कैलकुलेट कर देगा। वो भी कौन सा सर्किल? फर्स्ट वाला सर्किल। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो -π/3 से लेकर आप +π/3 तक जब आप ऐसे लिमिट लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, तो आप कौन से सर्किल पर भागते हुए जाएंगे? इस वाले पर भागते हुए जाएंगे। ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर -π/3 से ऐसे भागते 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 यहाँ तक आएगा। तो आप कौन से सर्किल पर चलते हुए आएंगे? ऐसे चलेंगे तो यही वाले सर्किल पर भागते हुए आप आएंगे। तो ये जो हमारा लिमिट लगेगा किसके लिए? फर्स्ट वाले r बराबर a वाले सर्किल के लिए ये लिमिट लगाएंगे। ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इतना एरिया, लेकिन हमारा टारगेट है ये वाला एरिया निकालना, लेकिन इसकी मदद से ही वो निकल पाएगा। क्यों? अभी हम बताते हैं। ये एरिया डायरेक्ट अभी फिलहाल इस टेक्निक से नहीं निकल पाएगा। इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से करके दिखाएंगे। एक पहला तरीका ये, एक दूसरा मेथड है
उस तरीके से भी हम आपको करके दिखा देंगे, जो अच्छा लगेगा आप उसमें से मेथड अपना चूज कर लीजिए। इसको हम 2 मेथड से आपको बता देंगे। तो फिलहाल पहले अभी हम अंदर का एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद माइनस करके ये वाला एरिया आराम से तुरंत निकल आएगा। तो पहले हमारा टारगेट है इतना एरिया निकाल लेना। अच्छा, तो इतना एरिया हमने निकाला, लेकिन ये वाला एरिया आपका छूट गया। कौन सा? ये वाला। ध्यान से देखिए, जिसको हम मार्क कर रहे हैं लाइन से, ये एरिया आपका छूट जा रहा है। लेकिन ये वाला एरिया किसके अंडर में आ रहा है? दूसरे वाले, जो पहला वाला हमको दिया है सर्किल, ये वाला इस वाले सर्किल के अंडर में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो पहले वाले सर्किल जो हमने ये r बराबर a लिया, उसने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया पूरा निकाल दिया इतना। अब ये जो बीच में पतला सा बचा हुआ था, ये कौन से सर्किल के अंडर में आ रहा है? ये सर्किल भागा जा रहा है। ये सर्किल आया यहाँ पर, तो ये जो फर्स्ट वाला सर्किल है, ये इसको घेर रहा है, इतने से एरिया को और इतने से एरिया को। तो हम पहले ये लाइन वाला और ये डॉटेड वाला बिंदी वाला एरिया पूरा निकाल लेंगे। मतलब हम पहले निकालेंगे इतना एरिया। जब इतना एरिया आपका निकल आएगा, तो पूरे इस वाले सर्किल में से इतना एरिया हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो ये वाला एरिया निकल आएगा। तो हमारा टारगेट है पहले ये बिंदी वाला एरिया और प्लस ये लाइनिंग वाला एरिया निकालना। जो आपको यहाँ डार्क दिख रहा है, इसको हम पूरा ही डार्क कर देते हैं। तो ये डॉटेड वाला एरिया और डार्क वाला एरिया हम निकाल लेंगे, और उसके बाद इसमें से ये वाले सर्किल में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये डॉटेड, ये लाइनिंग वाला आ जाएगा। तो देखिए एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एरिया कैसे निकलेगा इसका? एरिया निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब r और थीटा के टर्म्स में दिया हो तो एरिया निकालने का यही फॉर्मूला है, ½ r स्क्वायर डी थीटा। लेकिन हम लिमिट कहाँ से लगाएंगे इसमें? माइनस का π/3 से लेकर प्लस π/3 तक, -π/3 से प्लस π/3 तक। ये किसके लिए है हमने यहाँ बताया है। ये फर्स्ट जो हमारा, इसका हम लोग नाम लिख दे, चाहे यहाँ सेकेंड हमने लिखा है, r बराबर है कौन सा? सेकेंड। तो यहाँ पर हम सेकेंड वाला सर्किल का इक्वेशन डालेंगे, ये 2 है। ये हम आपको रिकॉल कराने के लिए लिख रहे हैं, आप जरूरी नहीं कि इसको लिखें। तो ये सेकेंड वाले सर्किल के इक्वेशन के लिए है, ये लिमिट निकाली गई, प्लस फिर से लगाएंगे ½ अभी ये जो हमारा डार्क वाला एरिया, ये कैसे निकलेगा? अब उसके लिए ये निकाल रहे हैं प्लस। ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? तो ठीक है, π/3 तक तो इसने संभाल लिया भाई, यहाँ से लेकर ये चलते चलते हैं π/3 तक, तो पहले वाले ने संभाल लिया। अब π/3 के बाद जब ये और आगे घूमेगा, तब जाकर ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा। तो हम लिमिट लगाएंगे π/3 से और आगे तक, यहाँ तक तो ये घूम के ऐसे π/3 तक आया, फिर π/3 के जब आगे और घूमेंगे तब हमें ये डार्क वाला एरिया मिलेगा। तो π/3 से हम कहाँ तक जाएं? हम चले जाएंगे π/3 से π/2, मतलब 90 डिग्री तक। अब आप सोचेंगे कि 90 डिग्री वाला रीजन जो ये वाला है, यहाँ पर तो एरिया है ही नहीं, तो वहाँ तक जाए क्यों? तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर π/3 से लेकर π/2 के बीच में ही ये एरिया डार्क वाला है। तो वो जब हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो वो उतना ही एरिया कैलकुलेट करेगा, डार्क वाला एरिया ही वो फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा जितने को वो कर्व बाउंड करेगा। तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि π/3 से π/2 तक जाएंगे तो पूरा इतना एरिया आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है, कर्व जहाँ जहाँ जाएगा हमारा, वो कर्व के अंडर का ही एरिया कैलकुलेट करता है, फॉर्मूला उसी हिसाब से काम करता है। तो यहाँ भी वही फार्मूला ½ तो इसलिए यहाँ π/3 से π/2 लगा देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का। तो π/3 से π/2, तो यहाँ भी ½ r स्क्वायर डी थीटा। ये कौन सा यहाँ पर आपको कर्व रखना है? फर्स्ट वाला, ये जो ये सर्किल भागा जा रहा है,
तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला सर्किल आपको रखना है। बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए और काम हो जाएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो हमने सेकेंड वाला लिखा, सेकेंड वाले में ये तो ऊपर का एरिया कैलकुलेट कर देगा, ये तो बचा रह जाएगा। तो जितना ये एरिया है ठीक उतना ही ये भी है, तो जितना ऊपर का हमने लिमिट लगाया है तो इसका डबल कर दिया जाए, मतलब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इतना एरिया भाई निकलेगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाला भी निकल आएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला वाला हाफ है और ये 2 तो ऊपर और नीचे दोनों का निकालने के लिए था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर लिमिट -θ से +θ तक है तो उसको आप बना सकते हैं, नीचे वाले को आप 0 बना दीजिए और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन का रूल है, अगर माइनस से प्लस तक सेम लिमिट है तो माइनस वाले को 0 बनाकर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर r की जगह पर हमें क्या रखना है, a, सेकेंड लिखा है मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन से, तो यहाँ हम r की जगह पर a पुट करेंगे प्लस π/3 से लेकर π/2 तक। अब r कहाँ से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन से r का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो 2a cos थीटा होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन में समय आपका बिल्कुल नहीं खराब होगा, मेन आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वो क्लियर है तो कैलकुलेशन करना कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है और कैलकुलेशन को उतना ज़्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है, वो आराम से हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे बस। यहाँ पर डी थीटा लिखा हुआ है वो आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन तो केवल थीटा आएगा, जैसे dx का x होता है वैसे डी थीटा का थीटा होगा और लिमिट 0 से लेकर π/3 तक। उसी तरह यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर होगा तो 4a स्क्वायर, वो कांस्टेंट है तो वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा केवल cos स्क्वायर थीटा बस। तो यहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, पहले आप थीटा की जगह लिखेंगे π/3 और उसके बाद माइनस लगाकर आप थीटा की जगह लिखेंगे 0, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट और देन माइनस करके थीटा की जगह लोअर लिमिट। उसी तरह यहाँ पर अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं, तो उसके लिए आपको हम रिकॉल करा दें, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। या तो अब डायरेक्ट आप लोग को याद रहता है, बहुत से लोग याद कर रहते हैं cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा बाई 2, तो आप यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, बिना इस तरह से इसको रखे हुए ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही इसको आप लोग लोअर क्लासेस में भी इंटीग्रेट करते हुए आए हैं। तो यहाँ हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू उठाकर पुट कर दिया, 2 जो है अपॉन वाला वो कांस्टेंट है तो उसको हमने कर दिया बाहर, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2a स्क्वायर बचेगा। तो अभी यहाँ पर ठीक है जगह है तो यहीं पर सॉल्व ये हो जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं, तो यहाँ से π/3 -0 तो π/3 ही आएगा, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू a स्क्वायर, पहला वाला टर्म आराम से सॉल्व हो गया और यहाँ पर 2a स्क्वायर ये बाहर बचा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 का हो जाएगा थीटा एंड cos 2 थीटा का आपका आएगा sin 2 थीटा, लेकिन जो थीटा का कोफिशिएंट है 2 वो आप डिवाइड में डालेंगे, फिर आपको लिमिट लगाना है π/3 से लेकर π/2 तक, ये हमने लिमिट लगा दी। बस इसको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा, बस आप कॉन्सेप्ट पर टाइम दीजिए और उसको समझिए। इसको हमने समझाने में थोड़ा आपका समय हो सकता है ले लिया हो, लेकिन वही जब तक आप समझेंगे नहीं, असली मसाला वही है, असली कॉन्सेप्ट जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन अच्छे से आप नहीं कर पाएंगे।
कैलकुलेशन में हम आपका बिल्कुल समय नहीं लेंगे, वो कम से कम समय में हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 2a²। फिर आप लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे पहले हम थीटा की जगह यहाँ जहाँ थीटा है वहाँ π/2 लिखेंगे, फिर माइनस लगाकर जहाँ थीटा है वहाँ π/3, मतलब लोअर लिमिट रखेंगे। तो पहले हम थीटा की जगह लिख रहे हैं यहाँ पर π/2, और यहाँ भी थीटा की जगह हम π/2 लिखेंगे। जब आप यहाँ थीटा की जगह लिखेंगे π/2 तो 2 × π/2, तो 2 × π/2 तो केवल पाई आएगा। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, और 0/2 तो वो 0 ही आ जाएगा, +0। तो ये हमने लगा दिया अपर लिमिट। अब माइनस लगाएंगे और जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ लगाएंगे लोअर लिमिट। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम जगह बना लें, इसका अब हमें कोई काम नहीं है, आप लोगों ने देख लिया है, ये आप लोगों के काम का था। तो अब थीटा की जगह हम लगाएंगे लोअर लिमिट, तो यहाँ आप थीटा की जगह लिखेंगे π/3 और प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे थीटा की जगह पर π/3, तो बनेगा 2π/3। जब थीटा की जगह π/3 लिखेंगे तो बनेगा 2π/3। 2π/3 का मतलब 2π/3 बन जाएगा, मतलब 120 डिग्री। तो साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 √3/2, तो साइन 120 भी यानी 120, 2π/3 को 120 रेडियन में कहते हैं, तो आएगा √3/2 2π/3 पर, तो √3/2 आएगा। और ये जो 2 पहले से लिखा है वो अपनी जगह पर आपका पड़ा रहेगा, उसे हम कुछ नहीं कर रहे हैं बस। अब πa² प्लस 2a²। अब यहाँ से π/2 माइनस पाई, ये तो +0 लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये π/2 ही है हमारा कुल मिलाकर। π/2 मतलब 90। ब्रैकेट ओपन कर दें, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 90 है, 60 है भाई, π/2 मतलब 90 और π/3 मतलब 60, तो 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा 30 मतलब π/6, और माइनस का √3/4 बन जाएगा। तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो πa²/3। जब ये यहाँ पर अंदर जाएगा तो 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, तो नीचे इसको काट देगा, तो ये भी वही बनेगा πa²/3। और ये यहाँ पर जाएगा 2a² माइनस का √3 इंटू में 2a² / 4, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब ये दोनों सेम है, तो 2 टाइम्स पाई हो जाएगा, ये और ये जुड़ेगा तो 2 बार 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड माइनस का यहाँ से क्या बचा √3/2a²। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एरिया आपका आया, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया आपका है इतना डॉटेड वाला और प्लस ये डार्क वाला, दोनों जोड़कर, ये डॉटेड वाला था और ये डार्क वाला था, ये जो पतली सी डार्क स्ट्रिप है वो। तो आपने कैलकुलेट कर लिया ये वाला प्लस ये, मतलब कुल मिलाकर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, ये इतना एरिया आपके पास आ गया। लेकिन आपको निकालना था ये वाला एरिया, तो ये आसानी से तुरंत 2 लाइन में आ जाएगा। तो भाई करना क्या है, डायग्राम हमें दिख रहा है, अगर इस पूरे सर्किल के एरिया में से इतना माइनस कर दिया जाए तो ये रिक्वायर्ड एरिया आपका तुरंत आ जाएगा। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय, तो रिक्वायर्ड एरिया आप कैसे निकाल पाएंगे? ये सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस आपको पता है, कितना रेडियस है इसका, ये a के बराबर इसका रेडियस है। तो भाई जिसका रेडियस पता है तो एरिया क्या होगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, यही होगा। इस वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, πr², रेडियस हमें पता है। इस एरिया में से ये क्या है, पूरे सर्किल का एरिया है πa², उसमें से हम इस एरिया को माइनस करने जा रहे हैं डायग्राम के हिसाब से। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया
तुरंत तत्काल मिल जाएगा। ये माइनस कर दिया हमने, ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो माइनस का 2πa² 3 एंड माइनस माइनस प्लस का √3/2a²। अब ये 2π/3 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है, मतलब πa² यहाँ भी है, πa² यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं। तो 1 में से 2/3 जब माइनस करेंगे, 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो 1/3 बचेगा, πa²/3, 1/3 मतलब /3 प्लस √3/2a²। अब आप चाहे तो इसमें से a² कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा π/3 प्लस √3/2। तो ये आपका 6 का ए वाले का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस क्वेश्चन को हम आपको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे, तो दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए, हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, और वैसे उसमें इतना ज़्यादा झंझट है भी नहीं, कैलकुलेशन उतनी ही है लगभग, लेकिन वो भी आप तरीका देख लीजिए। तो इसके लिए डायरेक्ट एरिया तुरंत ये वाला निकल आएगा, इसमें कुछ माइनस वगैरह नहीं करना जैसे आपने अभी फर्स्ट वाले मेथड में करा। तो इसके लिए डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है। ये एक्चुअल में डबल इंटीग्रेशन वाला है, इसमें थीटा और आर की लिमिट आपको एक साथ लगानी है। तो यहाँ पर थीटा का लिमिट आप लगाइए सीधा, पहले थीटा का लिमिट लगाएंगे कहाँ से, -π/3 से +π/3। छोटी वाली लिमिट आपको नीचे लगानी है, बड़ी वाली ऊपर। और आर की लिमिट, पहले थीटा का लिमिट और फिर आर का लिमिट। आर का लिमिट यहाँ बताया है, आर बराबर a से लेकर आर बराबर 2a cos थीटा तक। ये कर्व का इक्वेशन डायरेक्ट गिवन है, वही लिमिट हो गई। तो भाई पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के टर्म्स में होता है, तो थीटा का लिमिट हमने लगा दिया और आर का लिमिट लगा दिया। आर ए से शुरू हुआ, आर बराबर ए से आर बराबर 2a cos थीटा। तो पहले लिमिट लगाना है, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। लिमिट तो जो होगी वो चेंज होती रहेगी। अब बाकी फॉर्मूला अंदर कहता है यहाँ पर आर डी आर डी थीटा, यहाँ पर है आर डी आर एंड डी थीटा। तो पहले जो भी हमारा फंक्शन है उसे हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और आर की लिमिट लगाएंगे, उसके बाद थीटा के रिस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेशन। केवल इतना सा कैलकुलेशन आपको ये कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो देखिए -π/3 से लेकर +π/3 तक ये रहेगा। और यहाँ पर r को पहले हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो r का इंटीग्रेशन होगा r² अपॉन 2। तो अपॉन वाले 2 को हमने कर दिया बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। अच्छा, तो अब लिमिट भी लग जाएगी। r की लिमिट हम लगा दे रहे हैं a से लेकर 2a cos थीटा तक, और d थीटा अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। ये हो गया। इसका मतलब भाई हमने क्या करा, r वाले को इंटीग्रेट कर दिया, r को r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा, r² कर दिया बाहर, और r वाली लिमिट लगा दिए, dr गायब हो गया, एक इंटीग्रेशन भी गायब, लिमिट लग गई। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हम एक इंटू में 2 बना दिए। अब ये एक मल्टीप्लाई वाला 2 कहाँ से आया, वही तरीका, अगर अपर और लोअर लिमिट इक्वल और अपोजिट है, नीचे वाली माइनस में है और ऊपर वाली उतनी ही प्लस में है, तो इसको हम 0 बनाकर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी हमारी हम लोग जानते हैं, इसको 0 बना के यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, ये और ये कैंसिल। अब r की जगह अपर लिमिट पहले लगाएंगे, तो हम r की जगह लिखेंगे 2a cos थीटा और ये उसका स्क्वायर, r के ऊपर स्क्वायर लगा है वो तो लगा ही रहेगा, फिर माइनस लगाकर r की जगह हम a लिखेंगे, लोअर लिमिट इंटू में d थीटा। बस इसी को कैलकुलेट कर देना है, डायरेक्ट तुरंत आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो ही चुका है। इसको हम लोग थोड़ा सा और देख लें, इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4a² cos² थीटा और ये माइनस का a²
डी थीटा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन होकर बाहर आ जाएगा और ये बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, ये बन गया। तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने, भाई cos स्क्वायर को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो उसके लिए वही हम लोग इसको पहले फार्मूला से चेंज करें। cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, जैसे हम लोगों ने अभी पीछे वाले मेथड में किया था वैसे ही। तो यहाँ ये इसको इससे कैंसिल कर देगा तो यहाँ आ जाएगा 2 बचेगा। अब इसे हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ये 2 जो है इतने में मल्टीप्लाई है, 1 हमारा अलग है, तो 2 अपनी जगह पर लिखा रहेगा। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का हो जाएगा थीटा और cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा, लेकिन जो थीटा का कोफिशिएंट 2 है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया, फिर माइनस थीटा का कितना, 1 का कितना हो जाएगा थीटा, और लिमिट 0 से लेकर π/3 तक। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 थीटा और ये 2 यहां भी जाएगा। तो जब ये वाला 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला 2 गायब हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। लिमिट 0 से लेकर π/3 तक। 2 थीटा में से 1 थीटा गया तो 1 थीटा बचा और यहाँ sin 2 थीटा लिमिट 0 से लेकर π/3 तक। बस जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर देंगे उतनी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, तो पहले हम थीटा की जगह लिखेंगे π/3 अपर लिमिट, थीटा की जगह पर π/3, और यहाँ भी थीटा की जगह आप लिखेंगे π/3। तो जब यहाँ π/3 लिखेंगे तो थीटा की जगह तो 2π/3 बनेगा, 2π/3। फिर माइनस लगाएंगे, पहले थीटा की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाएंगे और 0 यानी लोअर लिमिट लिखेंगे, तो उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब माइनस लगाकर यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 और साइन 0 0, तो अपर लिमिट हमने लगाया, माइनस लगा के आप लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, उससे कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो बस हो गया काम, यही आंसर तो पहले भी आया था। तो ये 2π/3 मतलब साइन 120, साइन 120 का वैल्यू √3/2। तो यही आंसर हम लोगों ने पहले भी निकाला था और यही आंसर अभी भी आया। तो दोनों मेथड से हमने आपको करके दिखा दिया। जो मेथड आपको सुंदर लगे, बढ़िया लगे, उस मेथड से आप 6 का ए वाला कर लीजिए। तो 6A हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 का बी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका ऑर्डर चेंज करना है एंड देन इवेल्युएट। तो सबसे पहला काम तो आपको इसका ऑर्डर बदलना होगा एंड देन उसके बाद इसे आपको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑर्डर चेंज करना हमें अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक बार आप अगर ऑर्डर चेंज करना सीख गए तो इवैल्यूएट ये वाला पार्ट आसान होता है। कैलकुलेशन सबकी आसान होती है, बस उसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आपको धैर्य पूर्वक समझना होगा। ये थोड़ा सा और क्वेश्चन से थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का है, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाइए और इसका कॉन्सेप्ट हम आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना चाहते हैं और आप लोग उतने ही पेशेंस से इसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद फिर कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, वो आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखिए पहले dy लिखा है और ये वाला इंटीग्रल अंदर है। तो जो इंटीग्रल अंदर लिखा होता है ये बाहर है और ये अंदर लिखा है, तो उसी के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर dy पहले लिखा है, तो मतलब हमें इसको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है और x के रिस्पेक्ट में बाद में।
तो ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि हम रिवर्स करें, dx को पहले लाएं और dy को बाद में, तो उससे क्या होगा, तो x के रिस्पेक्ट में ये पहले इंटीग्रेट होगा और y के रिस्पेक्ट में बाद में। लेकिन ऐसा करने में लिमिट भी चेंज हो जाएगी और मेन काम है आपको लिमिट चेंज करना। जब आप लिमिट चेंज करना सीख जाएंगे तो ये तुरंत आ जाएगा। तो बहुत इसको आसानी से हम लोग करेंगे और आप लोग इसको बहुत धैर्यपूर्वक एकदम आराम से देखिए। सबसे पहला काम यहाँ देखिए, ये अंदर लिखा हुआ है dy, तो ये यहाँ पर जो x के टर्म्स में लिखा होता है वो y की लिमिट होती है, एकदम पक्की बात है। ये x के टर्म्स में लिखा है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो ये एकदम गारंटी है कि ये y की वैल्यू है, तो जो बचेगा वो अगले वाले का होगा। तो जो x के टर्म्स में लिखा है वो y की लिमिट है, तो जो लिमिट बची है फिर वो x की होगी। तो यहाँ पर आपको गिवन है, पहले आप लिखिए पुरानी लिमिट, ओल्ड लिमिट जो आपको पहले से गिवन है। आपको यहाँ पर बताया है x बराबर 0 है और x बराबर 2a, x की लिमिट 0 से लेकर 2 है, तो हमने लिखा x बराबर 0 और x बराबर 2 है। ये ओल्ड लिमिट गिवन है पहले से, इससे हम न्यू लिमिट बनाएंगे। और यहाँ पर y का वैल्यू क्या बताया है, y का वैल्यू आपको बताया है x स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ पर y का वैल्यू आपको बताया है 3a माइनस x। तो सबसे पहला काम, इससे x का लिमिट, तो भाई अब ये ओल्ड लिमिट गिवन है, इसी से आप न्यू लिमिट तुरंत निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ये वाला काम तो थोड़ा सा ग्राफ बनाने के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो x और y दोनों, मतलब ऐसा इक्वेशन बन जाए जिसमें x y दोनों हो, जैसे इसमें भी x और y दिख रहा है, इसमें भी x y, तो यहाँ से तो तुरंत लिमिट बदल जाएगी। y की लिमिट को हम x की लिमिट बनाएंगे और x वाले को y का लिमिट बनाना है। मतलब ये x की लिमिट जो दिया है इसे हमें बनाना है y की लिमिट, और जो ये y के बराबर में दिया है इसको हमें x की लिमिट बनाना है, मतलब उल्टा करना है, तभी तो ऑर्डर चेंज होगा। तो अभी ऊपर वाले को हम देखते हैं क्या होगा, वो तो ग्राफ बनेगा तो पता चलेगा, लेकिन नीचे वाले को बदल लेंगे तुरंत, ये इधर चला जाएगा। x स्क्वायर बराबर 4ay, तो x बराबर ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो जब अंडर रूट में होगा तो अंडर रूट में बन जाएगा 4ay, चाहे तो आप 4 को बाहर ले आ लीजिए। और यहाँ से आप देख रहे हैं, ये यहाँ से भी x के टर्म्स में इसको लिख देंगे तो ये इधर चला आएगा, y उधर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा x इज इक्वल टू 3a माइनस y। तो x की तो नई लिमिट आपको तुरंत मिल गई तत्काल। इसमें क्या करा हमने, कुछ नहीं किया, y के बराबर में लिखा था तो हमने इसी को घुमा उमा कर x के बराबर लिख दिया, तो y वाले की मदद से हमको x की नई लिमिट ये मिल गई, एक काम हो गया। लेकिन x वाले से हमें y की लिमिट बनाना है, तो उसमें तो y दिया नहीं है, तो वो ग्राफ बनाने पर मिलेगा। तो ओल्ड वाला जो हमें लिमिट दिया है उससे हम पहले ग्राफ बनाएं, बढ़िया सुंदर सा, ये हमारा x एक्सिस और ये y, x बराबर 0, ग्राफ आप ओल्ड वाले से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से आप बना लीजिए। x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, y एक्सिस को हम x बराबर 0 कहते हैं और x बराबर 2a। तो मान लेते हैं ये 1a है, ये 1a है, ये 2a है और ये 3a है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो x बराबर 2a, तो x बराबर 1a 2a, तो x बराबर 2a जो है ये हमने एक लाइन खींच दी, x बराबर 2a, वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। x बराबर अगर कोई नंबर हो तो वो y के पैरेलल खींचा जाता है, तो ये हमने इन दोनों को क्या कर दिया, खींच दिया। अब यहाँ भी दिया है, यहाँ से हमने इसको बनाया x स्क्वायर बराबर 4ay, तो x स्क्वायर बराबर 4ay ये एक पैराबोला है, तो पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे। x स्क्वायर बराबर 4ay का ग्राफ, ये पैराबोला का ग्राफ ऐसे बनता है, ये बनेगा ऐसे,
तो ये हमारा क्या है, x² बराबर 4ay। ये वही इक्वेशन है, इसको चाहे आप y बराबर लिखिए या ऐसे लिखिए, एक ही बात है, बनेगा तो वही इक्वेशन। तो ये हमने पैराबोला बना दिया। उसके बाद और भी बताया है y बराबर 3a माइनस x, ये भी एक लाइन है। तो ये कैसे बनेगी, इसको हम ग्राफ बनाने के लिए हम x को इधर पकड़ना है। तो जब हम x को इधर पकड़ लाएंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 3a। ये अब 3a से हम पूरे में डिवाइड कर दें तो ये बन गया x अपॉन 3a y अपॉन 3a बराबर में 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने इसको चेंज कर दिया है। तो x के अपॉन में 3a मतलब 1a 2a और 3a, तो एक कट यहाँ लगेगा, x बराबर x के अपॉन में 3a है ना, तो 3a या एक कट यहाँ लगेगा x एक्सिस पर, और y के अपॉन में 3a, तो इसी तरह y पर 1a 2a 3a, तो y पर भी एक यहाँ पर 3a पर कट लगेगा। तो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर आपको ये बना देना है। ये यहीं से होकर जाएगा। अब ये हमें कैसे पता, ये यहीं से होकर जाएगा, ये तीनों का कॉमन पॉइंट इसी पॉइंट पर है, ये यहीं पर है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब ये आपको कैसे मालूम चलेगा, अब इसके लिए आप पैराबोला लाइन का इक्वेशन x बराबर 2a इन सबको सॉल्व कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आप x बराबर 2a यहाँ पर अगर रखें, x बराबर यहाँ पर आप 2a रखें तो y का वैल्यू आपको निकल आएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है, जैसे हम करके आपको दिखा देते हैं अगर ना समझ में आया हो कि तीनों एक ही जगह कैसे कट करेंगे। तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों आकर यहीं पर कट करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। वो बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर x बराबर 2a गिवन है, अगर x बराबर 2a को यहाँ पर पुट कर दिया जाए इस वाली लाइन के इक्वेशन में, ये इसी से बना हुआ है, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हम पुट कर दें, अगर यहाँ हम x की जगह 2a पुट कर दें तो y बराबर क्या आएगा 1a। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट है 2a और y का कोऑर्डिनेट है 1a, तो ये x बराबर 2a और y बराबर 1a है। ये थोड़ा सा हमने हाथ से बनाया है तो इसके सामने यहाँ पर ये 1a है, ये x बराबर 2a y बराबर 1a। और ये इसी तरीके से आप चाहे पैराबोला वाले इक्वेशन में रख दीजिए। पैराबोला का इक्वेशन ये है, जब यहाँ पैराबोला के इक्वेशन में आप रखकर चाहे चेक कर लीजिए, x की जगह जब आप यहाँ रखेंगे 2a स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे 2a तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 4a, तो ये कैंसिल होकर एक y बराबर a ये भी बता रहा है और y बराबर a ये भी बता रहा है। इसका मतलब सब लोग एक ही हाइट पर यहीं पर आकर मीट कर रहे हैं। तो ये हमने आपको जानकारी के लिए बताया, तो ये आपका बिल्कुल एक्यूरेट इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब आगे का मामला हम लोग समझते हैं। तो ऑर्डर चेंज हमें करना है, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करने को बोल रहा है। अगर y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करने को बोलेगा तो जो एलिमेंट्री स्ट्रिप होगी वो वर्टिकल होगी। आप याद भी कर सकते हैं ऐसे, y कैसा होता है, y वर्टिकल होता है। तो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट आप करेंगे तो जो एलिमेंट्री स्ट्रिप होगी वो आपकी ऐसी होगी, वर्टिकल। लेकिन हमें ऑर्डर चेंज करना है, हमें dx को पहले लाना है, dy को बाद में। तो जब dx पहले आ जाएगा तो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारी कैसी बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगी। तो ये ओल्ड वाले के हिसाब से गिवन था और ये हमारा न्यू है। नए वाले के हिसाब से हमारी ये वाली एलिमेंट्री स्ट्रिप काम करेगी। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ हमने क्या निकाला है, y बराबर कितना निकाला था हमने 1a, और ये हमारा 2a है और ये 3a पर कट कर रहा है। 2a का पर कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, चाहे तो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर ए हाइट पर यहाँ इंटरसेक्शन हुआ और 3a हाइट पर यहाँ पर ये आकर y एक्सिस को इसने कट करा। लिमिट अब हम चेंज करेंगे, बहुत आराम से चेंज हो जाएगी। कैसे देखिए, लेकिन यहाँ लिमिट का 2 पार्ट हो जाएगा। तो पहले हमें यहाँ पर ये y की लिमिट है, क्योंकि हमने बताया जो x के फॉर्म में दिया होता है वो y की लिमिट होती है, तो ये y की लिमिट है और ये x की है। लेकिन अब हम यहाँ y की लिमिट लगाएंगे और यहाँ x की लगाएंगे। तो यहाँ हमें लगाना है y की लिमिट, यहाँ क्या लगाना है y की लिमिट। तो ऑर्डर चेंज करना है, यहाँ y आ जाएगा और यहाँ x की लिमिट आ जाएगी। तो y आप यहाँ ग्राफ में देखिए पता चल जाएगा, ये 2 स्टेप में लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ से कर्व चेंज हो रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक आया है पैराबोला, कितनी हाइट तक, a हाइट तक, a ऊंचाई तक पैराबोला आ रहा है, और a के बाद और ऊपर जाने पर ये लाइन आ जा रही है। कौन सी लाइन है ये लाइन यही वाली है जिसको हमने अभी यहाँ नीचे सॉल्व करके आपको दिखाया। ये लाइन हमारी है 3a माइनस x। इसको आप चाहे x बराबर ये लिखिए, ये लिमिट निकालने के लिए आगे पीछे कर लिया जाता है, और बाकी आप चाहे इस तरह लिख के ग्राफ बनाइए और चाहे ओरिजिनल वाला, उससे ग्राफ पर फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिमिट हम चेंज करेंगे, तो y 2 स्टेप में लिमिट चेंज कर रहा है। पहले अब आप देखिए हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आपकी कैसे करेगी, ऐसे वैरी करेगी। ये एलिमेंट्री स्ट्रिप बनी है, तो ये पतली सी स्ट्रिप है, तो ये ऐसे करके पूरा एक्सपैंड करेगी। तो ये इस तरीके से नीचे का जो एलिमेंट्री वाला स्ट्रिप है, ये ऐसे जब बड़ा होता जाएगा, कहाँ से, यहाँ 0 से लेकर पूरा 3a तक, तो ये एरिया को ऐसे ऐसे कवर करते हुए जाएगा, ऐसे कवर करेगा। और पहले कैसे कर रहा था, पहले वो ऐसे कवर कर रहा था, ऐसे एक्सपैंड करता, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया वो ऐसे एक्सपैंड करके कवर कर रहा था पहले ओल्ड वाले के हिसाब से। अब न्यू वाले के हिसाब से वो ऐसे कवर करेगा। तो अगर हमें ऐसे जाना है, ऐसे नीचे और ऊपर ऐसे एक्सपैंड करना है, तो हमें y की लिमिट लगानी होगी। तो यही कॉन्सेप्ट है, पहले वो ऐसे फैलता था x के अलोंग, तो x की लिमिट लगती थी। अब एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारी ऐसे फैल रही है, तो y के अलोंग लिमिट हो जाएगी। तो यही इसका असली कॉन्सेप्ट है। तो ये पहले x के अलोंग एक्सपेंशन बता रहा था, ऐसे एलिमेंट्री स्ट्रिप का, ये ओल्ड वाली। अब इसको हम ऐसे कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा y की लिमिट बताएगा। कहाँ से, तो y हमारा यहाँ 0 से लेकर a तक पहले आएगा, 0 से लेकर a तक। अब ऐसे ये एरिया हमारा ऐसे एक्सपैंड करेगा, तो पहले y की लिमिट लगेगी 0 से लेकर a तक। ये आपको ग्राफ में दिख रहा है, पहले 0 से लेकर a तक। अच्छा, अब आप कहेंगे आप पूरा यहाँ तक क्यों नहीं लगा दे रहे हैं? इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि a पर आप देख रहे हैं, a के सामने यहाँ पर पैराबोला यहीं तक है, उसके बाद दूसरा कोई कर्व शुरू हो जा रहा है, इसलिए लिमिट 2 भाग में ब्रेक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का लिमिट और y का लिमिट अलग अलग होगा। तो y का लिमिट तो 0 से लेकर a तक है, लेकिन x का लिमिट क्या होगा? अब आप यहाँ देखिए, ये पहले x का लिमिट था और ये y का था, ठीक है। अब हम y का लिमिट पहले लगा दे रहे हैं, ये y का लिमिट, और x का लिमिट बाद में। x का लिमिट हमने निकाला है, x बराबर ये 4ay और 3a माइनस y, जैसा जरूरत होगा वैसा इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए x का लिमिट तो यहाँ से शुरू हो रहा है, x यहाँ 0 से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक कौन चल रहा है? पैराबोला चल रहा है। तो x की 0 से तो शुरू हो रही है, लेकिन पैराबोला पर ये चलते हुए जा रहा है। तो x बराबर 0 से लेकर x बराबर √4ay। आप चाहे तो √4 को बाहर कर दीजिए, 2√y लिख सकते हैं। इतना ब्रेक कर दिया हमने, ये आप समझ गए होंगे। ये अब x की लिमिट बदल गई, लिमिट चेंज, ऑर्डर चेंज हो गया, x वाला बाद में आ गया, y वाला पहले, यही तो करना था। और अंदर जो गिवन है फंक्शन वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ आपको dx पहले लिख देना है, dy बाद में, प्लस
ये 2 टर्म में लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे ये तो क्वेश्चन एक ही टर्म में गिवन था, कोई बात नहीं, लेकिन अब ऐसा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कर देने की वजह से ऐसा हो रहा है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब प्लस लगाकर हमने अभी y की लिमिट तो यहाँ से यहाँ तक आए थे बस, अब उसके आगे यहाँ तक चलना है ना, क्योंकि ये वाली जो हमारी लाइन है ये यहाँ जा रही है। तो अब 0 से a आए, अब a से लेकर 3a तक, a से लेकर 3a तक ये y की लिमिट लग गई। हम लिख दे रहे हैं जैसे आप कंफ्यूज ना हो। और x की लिमिट अब क्या होगी, अब x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया था, अब x की लिमिट ये इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन है तो इसी दोनों लाइन के बीच में ना। तो x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस बाउंड्री अभी भी अपनी जगह पर ही है जैसे पहले थी। x बराबर यहाँ पर हमने x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, तो y एक्सिस तो अभी वैसे की वैसी ही बनी हुई है, तो यहाँ पर x बराबर 0 अभी भी वैसे ही रहेगा। लेकिन अब कर्व चेंज हो गया, पहले x बराबर यहाँ पैराबोला था a डिस्टेंस तक, और a से लेकर 3a, जब y की वैल्यू a से 3a तक आएगी, a से 3a तक, तब x इसके अकॉर्डिंग चलेगा, इस वाले कर्व के अकॉर्डिंग। ये कर्व कौन सा है, ये लाइन का इक्वेशन है, इसको हमने ऐसा बना लिया x बराबर 3a माइनस वाई। तो x बराबर लिमिट पहली यहाँ लगी और x की लिमिट अब यहाँ लगेगी 3a माइनस वाई बस। तो x यहाँ से यहाँ तक पैराबोला तक चल रहा था, 0 से लेकर √4ay, और अब जब यहाँ हम चलने लगे तो x बराबर 0 से लेकर ये जो हमारा कर्व चल रहा है इस कर्व के अकॉर्डिंग चलेगा, तो 0 से लेकर 3a माइनस वाई तक ये। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर लिया। फिर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अपनी जगह पर वैसे ही वैसा रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं, और यहाँ dx पहले और dy बाद में। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये x की लिमिट बाद में, ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं कि आप समझ जाएं। अब आपको यहाँ क्लियर है, अगर y के टर्म्स में लिखा है तो वो x की लिमिट है, और अगर x के टर्म्स में लिखा है तो y की लिमिट है, वो अंडरस्टूड है, वो हमने आपको समझाने के लिए फिर भी यहाँ नीचे लिख दिया है। बस हो गया। तो पहला काम था ऑर्डर, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो ऑर्डर हमने इसका चेंज कर दिया। एंड देन इवैल्यूएट, उसके बाद आपको इसे इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने में कोई झंझट वाली बात नहीं है, आराम से ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, बाहर वाला वैसे ही पड़ा रहेगा 0 से लेकर 1a तक। अब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो x का ये x स्क्वायर का बन जाएगा x³ 3, और यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई हो जाएगा। y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जब y स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल dx बचेगा, तो dx का x हो जाएगा, और ये y स्क्वायर तो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। लिमिट हम यहाँ पर किसकी लिमिट लगाएंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा हमने, तो x की लिमिट लगेगी 0 से लेकर √4ay तक, और dy अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर ये बाहर वाला जो इंटीग्रल है a से लेकर 3a तक वो अपनी जगह पड़ा रहेगा, और यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे तो x³ 3 एंड प्लस यहाँ तो y स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट है, वो बाहर जब आ जाएगा तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, और y स्क्वायर कांस्टेंट है तो वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ x की लिमिट लगेगी 0 से लेकर 3a माइनस वाई तक, और dy अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा है। तो अब हमने क्या किया, हमने पहले इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, और जो हमको ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसमें पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने को वो कह रहा था, तो हमने ऑर्डर चेंज किया। अब हम पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और देन y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो पहले हमें लिमिट यहाँ लगानी होगी, तो जब यहाँ पर पहले अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह पर, इसका क्यूब किया जाएगा। तो जब अंडर रूट का जब क्यूब करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे इसको हम क्यूब करने का मतलब इसको हम 3 बार लिखें, 3 बार लिखें, तो 3 बार लिखेंगे जब रूट 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 तो आ जाएगा। जैसे अगर आपको अंडर रूट a का क्यूब करना है तो आता है a रूट a,
ए रूट ए। तो वैसे ये भी होगा, ये आ जाएगा हमारा ए अंडर रूट ए, ये है, इसको हम पूरे को ए मान रहे हैं तो हमने इसको क्यूब कर दिया अपॉन में 3/3। चाहे तो ये वाले 4 को आप बाहर ले आइए, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा, 2 बनेगा और 2 4 जा, ये आप इसको 8 बना दीजिए, ऐसे भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। और उसके बाद यहाँ भी x की जगह आपको लिमिट लगानी है अंडर रूट 4ay, चाहे तो अंडर रूट 4 को आप बाहर लिख दीजिए 2, लेकिन a और y अंडर रूट में वैसे ही पड़े रहेंगे, और यहाँ पर इंटू में y स्क्वायर। फिर पहले हमने x की जगह पर अपर लिमिट रखा, यहाँ पर फिर आप माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखेंगे। तो जब आप माइनस लगाकर लोअर लिमिट लगाएंगे, यहाँ 0 यहाँ 0, तो वो पूरा 0 हो जाएगा, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए लोअर लिमिट लगाने से 0 ही आएगा, ये हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको x की जगह पहले लिखना है 3a माइनस वाई, इसका क्यूब अपॉन 3, ये। और उसके बाद यहाँ भी x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको लिमिट लगानी होगी। यहाँ भी x की जगह आप लगाएंगे 3a माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, फिर माइनस आप लगाएंगे, पहले हमने x की जगह अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर x की जगह लोअर लिमिट, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो लोअर लिमिट आपको लगाने से कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये हो गया dy। तो बस इसको आप थोड़ा सा अगर बढ़िया से और अरेंज कर ले, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, तो थोड़ा सा इसको हम और सुंदर बनाते हैं। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर 8 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, 8 लिखा है। अब अंडर रूट में लिखा, ये बिना अंडर रूट का है, तो इसका क्या मतलब है, ए वाई की पावर क्या है 1, और अंडर रूट ए वाई की पावर 1/2, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1 और 1/2 मिलकर पावर बन जाएगा 3/2, तो a का पावर 3/2 अलग और y का पावर 3/2 अलग, ये कर दिया हमने। और अपॉन में 3 लिखा ही हुआ है, प्लस यहाँ पर आप देखिए 2 अंडर रूट a, अंडर रूट a को चाहे a की पावर 1/2 आप लिख लीजिए, ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर अंडर रूट मतलब 1/2, तो 2 और 1/2 जोड़ेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी 5/2 dy प्लस, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। कैसे इंटीग्रेट होगा ये y, अभी इसको इंटीग्रेट नहीं करा, थोड़ा हमने अरेंज करा है। अब एक लाइन इसको भी अगर अरेंज कर लें अच्छे से तो ज़्यादा बढ़िया ये हो जाए, फिर अगली लाइन में इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इसे हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3ay स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब, ये अंदर y स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8/3 a का पावर 3/2 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो y का पावर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 में जब आप 1 जोड़ देंगे 3/2 प्लस 1, तो ये 5/2 बन जाएगा, और पूरे के अपॉन में भी 5/2 आ जाएगा। भाई पहले पावर जोड़ेंगे भाई, अपॉन में 5/2, तो 5/2 उलट कर ऊपर आ जाएगा, तो 2/5 बन जाएगा। उसको हम आगे यहाँ लिख दे रहे हैं। उसी तरह जब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो y की पावर हो जाएगा, भाई पावर में 1 प्लस करेंगे और वही अपॉन में 7/2, अपॉन में 7/2, तो जब उलट कर ऊपर आएगा तो 2/7 बन जाएगा। और यहाँ आप लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर a तक। थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन देखने में अजीब लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं,
आराम से आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह यहाँ आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा अपॉन में 4। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 4 अपॉन 4, तो 3 पहले से लिखा है तो 4 3 जा 12, लेकिन y का यहाँ कोफिशिएंट कौन है, माइनस का 1, तो वो कोफिशिएंट आपका बाहर आ जाएगा, वो कोफिशिएंट आपका बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करते समय अगर y का जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें उसका कोई कोफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आ गया। उसी तरह यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3, तो अपॉन 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का यहाँ y की पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट 0 से लेकर मतलब a से लेकर 3a तक, यहाँ लिमिट a से लेकर 3a तक है। थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, और वो है भी, तो वो भाई करना तो पड़ेगा ही। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी जगह वगह अच्छे तरीके से बना लें, तब किया जाए। तो ये इसके लिए हम थोड़ा सुंदर सी जगह बना ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 2 जा 16 अपॉन 15 बनेगा, 16 अपॉन 15, और यहाँ पर a का पावर लिखा है 3/2, वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। और आप यहाँ y की जगह क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आपको लिखना है a, तो ये a की पावर क्या बन जाएगा 5/2, a की जगह पर 5/2, और प्लस ये हो गया 2 2 जा 4/7, 4/7, a की पावर 1/2 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। और यहाँ y की जगह भी आपको a लिखना है, तो a का पावर 7/2। कोई घबराने की बात नहीं है, वो देखने में चाहे जितना गंदा लगे, लेकिन आपको काम कैलकुलेशन वैसे ही करना है। तो जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ हमने a रख दिया, फिर अपर लिमिट रख दिया। अब माइनस लगाकर जब आप y की जगह 0 लिखेंगे लोअर लिमिट, तो ये पूरा टर्म 0, ये भी 0, तो लोअर लिमिट लगाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस यहीं पर पहला वाला टर्म हो गया। फिर दूसरा वाला हम लोग करते हैं, बहुत आराम से आप लोग करिए, कहीं कहीं आपको 0 भी मिलेगा, तो जब 0 मिलता है तो कैंसिल हो जाता है, तो बड़ा आनंद मिलता है। तो उसी तरह अब पहले आपको यहाँ अपर लिमिट लगानी होगी। तो जब आप यहाँ y की जगह, पहले y की जगह हम अपर लिमिट लगाएंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3a, तो जब आप यहाँ 3a रखेंगे तो 3a माइनस 3a 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया। -0 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो हमने इसको 0 लिखा, ये बढ़िया मज़ा आया, रखते ही मान 0 हो गया। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं, जब आप यहाँ y की जगह 3a लिखेंगे तो 3a का क्यूब मतलब 27a क्यूब, 27a क्यूब, और एक a पहले से लगा है तो पावर 4, उसके बाद माइनस यहाँ आप y की जगह लिखेंगे 3a का पावर 4, तो 3 का पावर 4 81, और a का पावर 4 81, a का पावर 4, और अपॉन में जो 4 लिखा है वो तो लिखा ही रहेगा। फिर आप माइनस लगाएंगे और लोअर लिमिट लिखेंगे a। यहाँ अगर 0 होता तो इससे भी कुछ फ़ायदा शायद मिलता, कोई बात नहीं। तो यहाँ आप माइनस लगा कर लोअर लिमिट रखिए, जहाँ जहाँ a है y है वहाँ वहाँ a लिखिए। तो जब आप यहाँ y की जगह पर a पुट करेंगे तो 3a में से 1a गया 2a, 2a का पावर 4, तो 2a का पावर 4 कितना होगा 16, 16a का पावर 4 अपॉन 12, तो अपॉन 12 तो लिखा हुआ है, ये अपर लिमिट, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, लेकिन ये एक माइनस जो है
वो पहले से यहाँ लगा हुआ है, वो हम लगा देंगे। यहाँ भी आपको y की जगह a लिखना है, तो a का पावर 3 और a मिलाकर a का पावर 4, फिर माइनस यहाँ भी आपको वही लिखना है, तो यहाँ a की पावर 4/4। तो बहुत आराम से धैर्य से आपको करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब हो जाएगा। अब बहुत बढ़िया है। अगला ये हमारा हो गया लिमिट पुट करने का पहला टर्म और ये दूसरा। अब आप देखिए यहाँ पर अब आसान हो जाएगा, 16/15 है। अब यहाँ बेस से में पावर जुड़ जाएगी, तो 3/2, 5/2, 8/2, 8/2 मतलब 4, तो a का पावर 4। कितना बढ़िया, आसान हो गया। और ये 4/7, यहाँ पर बेस से में पावर जुड़ेगा, 7 और 1 8/2, तो यहाँ भी पावर 4। बहुत बढ़िया, ये कितना छोटा हो गया। फिर प्लस लगाकर अब आप देख रहे हैं ये पूरा एक साथ है, तो यहाँ पर 27, हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, तो 27 इन दोनों को हम सॉल्व करना चाहते हैं एक्चुअल में, तो 27 × 4 जब करेंगे तो 54, 108, 108 एलसीएम हम पूरा लिख दे रहे हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 27 × 4 करेंगे तो 108 आएगा, 108, और इसमें से माइनस हो जाएगा 81, तो ये हो गया 7, और यहाँ से फिर ये आ जाएगा 2। तो आप इन दोनों को जब सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को, तो एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 27/4 a⁴। ये सॉल्व हो गया। अभी ब्रैकेट ओपन हम कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस का 16/12 a का पावर 4। अब ये क्या है, 1 एक बार लिखा और ये 1/4, 1 टाइम्स लिखा है ना, ये 1 और ये 1/4, जब 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 बचेगा। लेकिन हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, तो जब ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, ये तो पूरा प्लस में ही था, लेकिन ये वाला टर्म जो हमारा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया। इन दोनों का हमने सॉल्व करा, तो ये आया प्लस का 3a/4, ये माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया, और ये तो सॉल्व करने पर प्लस का 3/4 आएगा, लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3/4। आप अपने हिसाब से चाहे तो कॉपी में लिख कर और स्टेप्स कर सकते हैं, लेकिन हम आपको खुद ही सारे स्टेप करके दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अब आप देखिए, अब इसका आप एलसीएम लेंगे जब, तो ये 15×7 105, 105 आएगा, और ये हो जाएगा 16×7 112, 112, और ये 15×4 60, 60, तो 2 7 172, 172 a⁴, ये इतना सॉल्व हो गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखिए, इसका एलसीएम आप ले लीजिए 12, तो जब आप 12 एलसीएम में 3 यहाँ जाएगा तो 27 × 3 81, 27 × 3 81, और 12 12 पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 16 ही बचेगा, और यहाँ भी 3 पहुँच जाएगा, 3 × 9, ये बन जाएगा। तो फिर हमारा ये 172 a⁴/105 वैसे ही रहेगा, और 16 में से 9 जाएगा 7, 7 को 81 में जोड़ देंगे तो 88 a⁴/12, 4 के टेबल से कट जाएगा, 4 × 12, और ये हो जाएगा 22 बचेगा। तो फिर इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लें, तो 105 और 3 का एलसीएम 105 ही आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 105 आ रहा है, 35 × 105, 105, 35 3 है, तो जब यहाँ पर 105 कट जाएगा तो 1 ऊपर पहुँचेगा, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब प्लस, जब आप यहाँ पर देखेंगे 105 को 3 से काटेंगे तो आएगा 35, तो ये 35 22 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 दूना 70, 70 770 आएगा, 770 a⁴ ये बना हुआ है। उसके बाद इसको आप जोड़ दीजिए पूरा,
तो आ जाएगा 2, 4 और 9, तो 942, 942 a का पावर 4 अपॉन 105। अब 3 के टेबल से इसको हम लोग काट दे रहे हैं, तो जब 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 35, और ऊपर वाला 3 के टेबल से काटेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 314। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है, 314 अपॉन 35 इंटू a का पावर 4। तो ये आपका आंसर है 314 बटे अपॉन में 35 इंटू a का पावर 4, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। उसके बाद 7 का a वाला क्वेश्चन है, मतलब 7 में 2 पार्ट दिया है, उसका पहला वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आ चुका है, मतलब 24-25 उसके पीछे वाले ईयर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिपीट हो रहा है वापस से। तो इसमें बोल रहा है डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n, इसको कैलकुलेट करना इस पूरे को, और ये n+1 r टू द पावर n-2 के बराबर इसे प्रूव करना है। और यहाँ वेक्टर r के बराबर ये xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप गिवन है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसके बराबर ये प्रूव करने के लिए हम लोग इसको शुरू करेंगे अंदर से सॉल्व करना। मतलब पहले हम ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n कैलकुलेट कर लेंगे, इतने की वैल्यू, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हम डाइवर्जेंस निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे किसका, r टू द पावर n का, उसके बाद डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, हम लोगों को फॉर्मूला एक पता है कि ग्रेडियंट ग्रेड फाई इज इक्वल टू नेबुला ऑफ फाई होता है। तो फाई की जगह यहाँ पर जो भी फंक्शन आपको रखना है वो पुट कर दीजिए। हमें ग्रेडियंट निकालना है r टू द पावर n का, तो हम यहाँ, ये तो फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर फाई की जगह r की पावर n कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेबुला r टू द पावर, नेबुला का मतलब क्या होता है, नेबुला r टू द पावर n, ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो नेबुला के लिए वही अपना लिखना है i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। ये नेबुला एक ऑपरेटर है, वो आपको नेबुला के बराबर हमेशा यही पुट करना है, नेबुला के बराबर में ये होता ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब r टू द पावर n अंदर आ जाएगा, इसको तीनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल बाय डेल x ऑफ r टू द पावर n, फिर उसी तरह ये यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ पर डेल बाय डेल y ऑफ r टू द पावर n, उसके बाद डेल बाय डेल z ऑफ r टू द पावर n। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y और फिर विद रिस्पेक्ट टू z, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ निकालना है। तो पहले r की पावर n है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n नीचे कूद जाएगा और r की पावर n-1, बिल्कुल जैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, n नीचे आ गया, एक पावर कम हो गई। उसके बाद डेल r बाई डेल x, अभी हमने पावर को डिफ्रेंशिएट करा, उसके बाद r को अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो r का वैल्यू अभी हम लोगों को तुरंत तो पता नहीं है, लेकिन अभी साइड में हम लोग कैलकुलेट करके इसका वैल्यू रखेंगे। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ ये भी वैसा ही होगा, n नीचे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, फिर r को y के रिस्पेक्ट में करा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर वही पावर रूल, n नीचे आ गया, r का पावर n-1, उसके बाद r को z के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास n, r का पावर n-1, ये सब जगह कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो वो हमने बाहर कर लिया। तो i कैप डेल r बाई डेल x
प्लस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल आर बाई डेल जेड, ये आ गया। तो अब डेल आर बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग साइड में देख लेते हैं। तो हम लोगों को पता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ये कहाँ से आएगा, आप यहाँ से निकाल लेंगे। जब r का मॉडुलस निकाला जाएगा, जैसे आप देखना चाहते हैं ये कैसे आता है, तो यहाँ पर वेक्टर r गिवन है, तो वेक्टर r का जब आप मॉडुलस निकालेंगे मैग्नीट्यूड इसका यानी लेंथ ऑफ वेक्टर, तो ऐसे ही आप निकालेंगे i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट में, और जब ये अंडर रूट इधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है। तो ये हम लोगों को पता रहता है जनरली कि ये आर स्क्वायर बराबर ये होता है। उसके बाद अब इसमें हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव दोनों साइड लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर भी करना है उधर भी करना है, तो ये हो जाएगा, पहले तो पावर डिफरेंशिएट होगा तो बनेगा 2r, आर स्क्वायर का 2r, उसके बाद r को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। और इधर हम x के रिस्पेक्ट में कर ही रहे हैं, तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का 2x, और y और z हमारे लिए प्योर कांस्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए तो y z 0 हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल r बाय डेल x के बराबर में आएगा x, और ये वाला r ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जब इसको आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर 2y आएगा, तो डेल r बाई डेल y की जगह आपको मिलेगा y अपॉन r, एंड जब आप इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल r बाई डेल z की जगह आपको मिलेगा z बाई r। तो ये हमने आपको कैलकुलेशन दिखा दिया, साइड में आप ऐसे यहाँ दिखा दीजिए, और सारी वैल्यूज डेल आर बाई डेल एक्स का, डेल आर बाई डेल वाई और डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बाहर जो लिखा है अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। यहाँ पर डेल आर बाई डेल एक्स की जगह हमें क्या मिला, मिला हमें x अपॉन आर, और डेल आर बाई डेल वाई की जगह हमें मिला y अपॉन आर, और डेल आर बाई डेल जेड की जगह मिला हमें z अपॉन आर। तो ये r नीचे सब में कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आएगा, ये हमने r को बाहर कर दिया, ये अपॉन में है, यहाँ 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 से r हो गया बाहर, अपॉन में नीचे आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ये अंदर बचा। तो अब यहां पर r की पावर क्या है, 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो r की पावर n-1 और -1 और, तो n-1 फिर और -1 तो -2, तो r का पावर -2, और ये हमारा क्या है, ये आप देखिए ये वेक्टर r का वैल्यू है, तो यहां पर हम पुट कर देंगे वेक्टर r। तो बस इस तरीके से हम लोग यहां निकाल लिया ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब लेकिन हमें इसका डाइवर्जेंस निकाल कर बताना है, इसे हमें डाइवर्जेंस निकाल कर बताना है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी जगह बना ले रहे हैं। इसको आप लोग साइड में अपना रफ में कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, साइड में लिख कर दिखाई देना चाहिए इसको, ठीक है। अब हम ये अंदर वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिए हैं, अब जो भी आंसर आया है उसका हम डाइवर्जेंस ले लेंगे, तो हम दोनों साइड डाइवर्जेंस इसमें ले रहे हैं, दोनों साइड डाइवर्जेंस अगर हम ले लें तो नाउ, तो यहाँ पर हम डाइवर्जेंस लेंगे ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n, तो इस साइड भी डाइवर्जेंस लिखा जाएगा, मतलब चाहे इधर ले चाहे इधर, इसके बराबर यही वैल्यू तो है, तो हम दोनों साइड अब डाइवर्जेंस यहाँ पर ले रहे हैं।
ये तो यही तो हमें कैलकुलेट करना है। ये आप मिलाइए, यहाँ पर ये और ये सेम है तो इसके बराबर में ये है, तो इसी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब देखिए इसके बराबर में एक फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला आप लगा देंगे, तुरंत तत्काल इसका आंसर आ जाएगा। जब किसी भी चीज का डाइवर्जेंस निकालना हो तो यहाँ पर देखिए, इसको निकालने के लिए आपके पास दो पार्ट है। एक तो यहाँ n r की पावर n माइनस 2, तो ये आपका है स्केलर वाला पार्ट और ये है वेक्टर वाला पार्ट। तो ध्यान दीजिए, जब डाइवर्जेंस के अंदर एक स्केलर वाला पार्ट हो और इनटू में वेक्टर वाला पार्ट हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आप वेक्टर को बाहर लिखिए, वेक्टर को हम बाहर लिखें और ग्रेडियंट आपको निकालना होगा स्केलर वाले पार्ट का, ये आप समझ गए। उसके बाद प्लस वेक्टर को बाहर करके स्केलर का क्या निकालना है, ग्रेडियंट, और उसके बाद फिर क्या करना है, अब की बार स्केलर को बाहर करना है और डाइवर्जेंस निकालना है वेक्टर वाले का। ये आपको आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्केलर है और ये वेक्टर है। आप क्या करिए, जब इसका स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट हो और उसका डाइवर्जेंस निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। वेक्टर को बाहर करके स्केलर का डाइवर्जेंस लेना है, फिर प्लस स्केलर को बाहर करके वेक्टर का डाइवर्जेंस लेना है। बस ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, तुरंत तत्काल ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो बहुत आसान है, वो देखने में ही ऐसा लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा इसके लिए हम ये इस तरह पार्टीशन कर ले, जगह बना लिया जाए। तो अब हम ये इसको अभी वैसे ही लिख ले रहे हैं, ये तो वैसे ही लिखा चला जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट r टू द पावर n, इसके बराबर में यहाँ पर है वेक्टर r। अब इसका ग्रेडियंट हमें निकाल कर बताना है, तो इस वाले का ग्रेडियंट आप बहुत आसानी से निकालेंगे। कैसे? ग्रेडियंट निकालने के लिए यहाँ पर देखिए n जो है अंदर वो स्केलर है, कांस्टेंट है, मतलब उस कांस्टेंट को देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, कांस्टेंट भाई अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। तो बचा कौन? बचा हमारे पास r की पावर n माइनस 2, इसी का ग्रेडियंट निकलेगा। ये n कांस्टेंट है वो हम बाहर कर देंगे, वो बाहर आ जाएगा r इंटू n। तो r की पावर n माइनस 2 का कैसे होगा? बहुत आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हैं r की पावर n का यहाँ पर कैसे निकाला गया, तो r की पावर n के लिए क्या निकाला गया, जो पावर है वो नीचे कूद गई और ओरिजिनल पावर में 2 कम कर दिया गया, बस। तो वही यहाँ करेंगे। यहाँ पर r की पावर n माइनस 2 है, r की पावर कुछ भी हो, अगर उसका ग्रेडियंट आपको निकालना है तो ओरिजिनल पावर को आप नीचे करेंगे और 2 कम कर देंगे, जैसे यहाँ हमने करा। तो ओरिजिनल पावर n माइनस 2 है, उसको हमने नीचे उतारा ओरिजिनल पावर, और उसके बाद उसमें से 2 माइनस करना है। ये फॉर्मूला यही बता रहा है, r की पावर n का मतलब n नीचे डालना है और r में से 2 कम कर देना है। तो यहाँ से भी हम ऑब्जर्वेशन हम करके इसको सीधा यही लिख देंगे। तो n माइनस 2 नीचे आ गया और n माइनस 2 में 2 और कम करेंगे तो n माइनस 4 हो जाएगा। तो r की पावर n माइनस 4, ये हो गया। बहुत आसान है, पावर नीचे किया और 2 पावर कम और इनटू में एक वेक्टर r, तो फॉर्मूला के हिसाब से एक वेक्टर r। अब हमारे लिए ये फॉर्मूला की तरह ही काम कर रहा है, तो हमने इसी चीज को यहाँ पर यूज कर लिया, बस। तो ये पहला वाला आपका ये जो टर्म है ये आपने कैलकुलेट कर लिया। अब बचा ये वाला, तो ये हमारा वैसे ही है n r टू द पावर n माइनस 2। और बहुत खुशी वाली बात है कि डाइवर्जेंस पूछा है वेक्टर r का। वेक्टर r का डाइवर्जेंस हमेशा 3 होता है, ये फिक्स चीज है। अब आप कहेंगे कैसे, तो हम इसको प्रूव कर दे रहे हैं, फिर हम लास्ट में आपको सॉल्व करके डाइवर्जेंस r बराबर 3 दिखा भी दे रहे हैं।
लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाएं, आप डायरेक्ट भी डाइवर्जेंस ऑफ आर की जगह 3 लिख सकते हैं, या तो आप साइड में कैलकुलेट करके दिखा दीजिए सिंस करके। तो अभी हम लास्ट में इसको प्रूव कर लें, फिर हम लास्ट में आपको दिखा भी देते हैं कि डाइवर्जेंस आर बराबर 3 कैसे आया। चाहे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय साइड में सॉल्व करके दिखा दीजिएगा, एग्जाम में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो ये भी वेक्टर आर है और ये भी वेक्टर आर, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो हमें पता है किसी भी वेक्टर का 2 बार डॉट प्रोडक्ट लेने से उसके मॉडुलस का स्क्वायर आता है। तो आर डॉट आर मतलब आर के मॉडुलस का स्क्वायर, ये आएगा, आर के मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। तो ये आर डॉट आर, आर के मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, बाकी ये इतना पोर्शन अपनी जगह पर वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, और ये भी अपनी जगह वैसे रहेगा। 3 हम पहले लिख दे रहे हैं, 3n एंड r टू द पावर n-2। फिर यहाँ पर वही अपना डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट r टू द पावर n। तो अब आप यहाँ देखिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n-2 है, r की पावर, यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी। n-4 + 2 जब करेंगे तो n-2 आएगा, अब प्लस 3n r का पावर n-2। ये तो हम अपना इधर लेफ्ट साइड वाला वैसे ही लिख रहे हैं बार बार। उसके बाद हम लोग यहाँ से n और r की पावर n-2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा निकल गया n और r की पावर n-2 निकल गया, तो यहाँ से बचेगा n-2 और यहाँ से बचेगा प्लस का 3। तो ये हमारा हो गया n r की पावर n-2 और ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और -2 तो n+1। इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिख दे n+1 और r की पावर n-2। तो ये आपका रिक्वायर्ड जो प्रूव करना था वो आपका हो गया। तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था। और बाकी हमने अभी आपसे बताया था कि अगर आप देखना चाहते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ r का वैल्यू 3 कैसे होता है डायरेक्ट, तो आप देख लीजिए। जैसे हमने बताया था कि डाइवर्जेंस r की जगह हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, तो आप वहाँ पर नोट में हम करके बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ r अगर निकालना है, डाइवर्जेंस r किसी भी चीज़ का अगर डाइवर्जेंस निकालना है तो उसके लिए होता है नेबुला डॉट r। तो यहाँ जो भी है वो यहाँ डॉट में आ जाएगा, नेबुला डॉट r। नेबुला के लिए क्या होता है, नेबुला होता है i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z डॉट r। r मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई वाला वेक्टर आई के साथ होता है और जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, और मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ लेंगे तो आई डॉट आई 1 आएगा, और जब x को इसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब भी क्या आएगा 1 आएगा। उसी तरह j वाले को j से, तो j डॉट j 1 हो जाएगा इनटू, और y वाले को, भाई j वाले को j से करना है तो y यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 1 आएगा। उसी तरह k डॉट k 1, और फिर ये k वाले को k से करना है तो k डॉट k 1 हो गया, और z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो 1 इंटू 1 यहाँ से 1 प्लस 1 फिर प्लस 1, ये 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो ये एक 1 फिर दूसरा 1 तीसरा 1, तो 3 बार 1 आया। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ r बराबर क्या होता है 3 होता है। तो इस तरीके से आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद इस क्वेश्चन पेपर का
सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 7 का बी। ये हम लोग कंप्लीट कर लें तो ये पूरा पेपर एकदम 100% सॉल्व हो जाए। तो इसमें आपको करना है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर वेक्टर एफ। यहाँ पर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप टेकन राउंड द एक रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल की यहाँ पर बाउंड्री गिवन है x बराबर 0 से a तक और y इज इक्वल टू 0 से लेकर b तक। तो इस ध्यान रखना स्टोक्स थ्योरम से हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन अलग करना है और राइट वाला अलग, और दोनों को हमें क्या करना है अलग अलग प्रूव करना है इक्वल। तो जब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को सॉल्व करना है और लास्ट में उसको इक्वल यानी बराबर दिखाना है। तो पहले आप स्टोक्स थ्योरम यहाँ लिखिए। वी नो दैट स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू यहाँ पर डबल इंटीग्रल है कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। तो यहाँ पर ये लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड लाइन, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड इंटीग्रल है। और यहाँ डी आर मतलब लाइन, डी एस मतलब सरफेस। डबल इंटीग्रल भी सरफेस को बताता है, सिंगल इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल है। तो यहाँ लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल जो है में रिलेशन बताता है स्टोक्स थ्योरम। तो हम लोग पहले, ये लेफ्ट है और ये राइट हैंड है, हम लोग पहले RHS वाला ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएगा वो। तो बहुत आसान है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस ये हमें निकाल कर बताना है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है पहले आपको कर्ल एफ कैलकुलेट करना होगा। तो कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस, तो हमें कर्ल एफ निकाल लेना है पहले। तो पहले हम लोग यहाँ से कर्ल एफ कैलकुलेट करते हैं। तो कर्ल एफ निकालने के लिए यहाँ पर आई, फिर जे, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ से डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ये आपको लिख लेना है। कर्ल एफ निकालने के लिए इतना तो आपको तुरंत तत्काल लिख देना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ का वैल्यू क्या बताया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप। तो आई कैप के नीचे हम आई कैप वाला वैल्यू लिखेंगे, आई का कोफिशिएंट, और जे के नीचे जे वाला कोफिशिएंट माइनस 2xy, और जेड वाला इसमें है ही नहीं, एक्स है वाई है, जेड वाला नहीं है, तो नहीं है तो जेड वाला 0 हो जाएगा। तो बस इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, आई वाला पहले लिखेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, फिर माइनस लगाकर ये इससे। तो अब आप जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 से जब होगा तो पूरा 0 ही आ जाएगा। तो पहले ये हुआ, फिर फॉर्मूले के हिसाब से आप माइनस लगाएंगे और ये इससे होगा। तो यानी डेल बाय डेल जेड आपको निकालना है किसका, माइनस 2xy का, ये। उसके बाद माइनस का जे कैप, आई वाला प्लस में और जे वाला माइनस में। तो जब आप जे कैप पकड़ेंगे तो जे वाले के सामने का ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये इससे हुआ और ये इससे होगा। तो डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद प्लस के कैप। तो के वाला जब आप करेंगे तो के के सामने का कॉलम छोड़ देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस 2xy, फिर माइनस लगाएंगे, ये इससे होगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये इससे होगा। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ z है ही नहीं, तो ये इसके लिए पूरा क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा। तो यानी यहाँ से ये भी 0 ये भी 0, तो कुल मिलाकर ये 0 आई कैप हुआ। और यहाँ भी z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ भी z नहीं है, तो एक्स वाई हमारे लिए प्योर कांस्टेंट है, तो z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव भी 0
और ये भी 0, तो कुल मिलाकर 0 ही आएगा। और यहाँ के कैप वाला आप देखिए यहाँ पर, तो जब यहाँ पर हम करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो x का हो जाएगा 1। अब बाकी 2 और y हमारे लिए कांस्टेंट है, तो माइनस का 2y अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x का हो जाएगा 0 और y स्क्वायर का होगा 2y। तो अब ये 0 0 वाला लिखने से कोई मतलब तो है नहीं, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस का 4y इंटू में के कैप। तो ये आपका आ गया कर्ल f का वैल्यू, हमने निकाल लिया कर्ल f। तो नाउ इंटीग्रल यहाँ पर हमें निकालना है कर्ल f डॉट n कैप ds। तो हमने कर्ल f निकाल लिया है। कर्ल f का वैल्यू हमने क्या निकाला, ये माइनस का 4y के कैप, और यहाँ डबल इंटीग्रल लगा हुआ है। अब कर्ल f का वैल्यू तो ये हमने रख दिया, डॉट n कैप, n का मतलब क्या है, n का मतलब नॉर्मल वेक्टर। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो आपको वेक्टर f दिया है इसमें i कैप है और j कैप। तो i कैप कहाँ होता है, i कैप होता है x एक्सिस के अलोंग, और जो होता है j कैप वो y एक्सिस के अलोंग। तो i कैप j कैप दिया है, z कैप दिया ही नहीं। तो कुल मिलाकर हमें ये xy प्लेन दिया है, x और y मतलब xy प्लेन। n कैप क्या होता है, n कैप का मतलब वेक्टर f के ऊपर परपेंडिकुलर। तो अगर ये xy प्लेन का बताया हुआ है वेक्टर x और y में, तो xy के ऊपर परपेंडिकुलर कौन होगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, तो इसके xy प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा आपकी तरफ, आपके आंख की तरफ के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है z एक्सिस के अलोंग, ये x है, ये y है और ये z। तो z एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होता है वो k कैप होता है यहाँ पर। तो n कैप की जगह क्या आ जाएगा आपका, k कैप। मतलब कुल मिलाकर जो वेक्टर f दिया होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लिखना होता है, वही n कैप है। और यहाँ से आपका लिखा हुआ है ds, ds की जगह हम लिखेंगे dx इंटू dy, ds की जगह dx इंटू dy आपको लिख लेना है, क्योंकि यही होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तभी तो सरफेस निकलेगा। और x का लिमिट बताया यहाँ पर 0 से लेकर a तक, और y का लिमिट 0 से लेकर b तक, ये है। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो k डॉट k कितना हो जाएगा, 1, केवल 4y अंदर बचेगा। तो माइनस का 4 तो कांस्टेंट है, उसे हम लिख देते हैं बाहर, -4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। और लिमिट 0 से a तक और यहाँ 0 से b तक। फिर यहाँ पर k डॉट k 1 हो गया, 4 बाहर आ गया, केवल अंदर y बचेगा, y dx dy। तो इसको हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि y की लिमिट अंदर लगी हुई है, तो इसे हम y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर दे रहे हैं पहले। तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर b तक, और dx अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में करें तो dy गायब हो जाएगा और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 2 तो कांस्टेंट है, 2 को आप बाहर ले आ लीजिए, तो जब 2 बाहर आएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और 0 से a, लिमिट 2 को हमने बाहर कर दिया है, तो बचा y स्क्वायर। तो y स्क्वायर की जगह जब आप पहले b लिखेंगे तो बनेगा b स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर y की जगह 0, उससे कुछ आपको नहीं मिलेगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर उसके बाद b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट 0 से a तक। तो x की जगह पर a लिखेंगे, फिर माइनस लगाकर 0, तो a माइनस 0 a आएगा, माइनस का 2ab स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट करा कर्ल f डॉट n कैप ds। तो हमने RHS से कर्ल f डॉट n कैप ds के बराबर कैलकुलेट किया, तो इतना आया।
अब हमारा काम क्या है, अब हम RHS कर चुके हैं, LHS से कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए कह रहा है तो दोनों साइड से आपको करके दिखाना होगा और सेम आंसर लाना होगा। तो अब हम LHS करेंगे, तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रल है F.dr। तो यहाँ देखिए आप, वेक्टर F का वैल्यू हमारे पास क्या है, F का वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस का 2xy जे कैप। इसका आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हो गया F.dr। dr की जगह पर एक्चुअल में होता है, dr की जगह पर dx आई कैप प्लस dy जे कैप, ये dr के बराबर होता है, वेक्टर dr dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आप ले लीजिए इसका। जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप तो i वाला i से और j वाला j से, तो i वाले को जब i से करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx और j वाला j से तो माइनस का 2xy dy। तो j डॉट j 1 हो जाएगा, उसी तरह i डॉट i जो है 1 हो जाएगा। तो इसका आपको ये इंटीग्रल जो है कैलकुलेट करना है। चाहे तो आप इंटीग्रल दोनों पर अलग अलग लगा लीजिए, तो ये बढ़िया रहेगा। ये अब ये बन गया आपका, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं। i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, i डॉट i 1 हो गया, k डॉट k 1, उसी तरह j डॉट j 1 हो गया। अब सवाल ये कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा है क्लोज इंटीग्रल, इसका मतलब ये पूरी बाउंड्री पर रन करेगा। तो बाउंड्री कैसे बनी है वो थोड़ा सा आप डायग्राम हम बना रहे हैं, उसको आप डायग्राम देखिए। तो क्या बता रहा है डायग्राम, x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस को ही x बराबर 0 कहते हैं, और x इज इक्वल टू a। तो x इज इक्वल टू a, x बराबर a डिस्टेंस पर हम जाएंगे और y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। उसी तरह y बराबर 0 का मतलब होता है x एक्सिस, ये आपका y बराबर 0 है, और y बराबर b, तो y इज इक्वल टू b डिस्टेंस लेकर आप x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे। तो ये आपका है y इज इक्वल टू b, और ये वाली लाइन आपकी यहाँ पर, ये तो x बराबर 0 है, हम सबका कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं यहाँ पर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये हमारी लाइन जो जा रही है x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर आपका ओरिजिन हो जाएगा 0 0, और ये a डिस्टेंस पर जाकर हमने ये वाली लाइन खींची है, इस लाइन का नाम है x इज इक्वल टू a। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट a, 0 हो जाएगा, और यहाँ का ये a है और ये b है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट a, b, और यहाँ का हो जाएगा 0, b, क्योंकि ये y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा, और ये थोड़ा सा हम क्लियर लिख दें 0, b। तो बस क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब इसी लाइन पर, बाउंड्री पर चलना है, ये चलना है, फिर ये चलना है, फिर यहाँ वापस जहाँ से चलना शुरू किए थे, तो ये क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन ये 4 पार्ट में डिवाइड है। इस वाले यहाँ से यहाँ तक के कर्व का नाम हम लिख देते हैं C1, और यहाँ से यहाँ तक को हम लिख दे रहे हैं C2, फिर ये C3, यहाँ से यहाँ तक C3, और यहाँ से यहाँ तक C4। एक्चुअल में ये रेक्टेंगल 4 कर्व से घिरा हुआ है, कर्व यानी यहाँ 4 स्ट्रेट लाइंस है। तो चारों के लिए आपको इंटीग्रल बारी बारी कैलकुलेट करना होगा। तो हम चारों को बारी बारी कैलकुलेट करेंगे, यानी जो इंटीग्रल F.dr है वो पहले कैलकुलेट होगा C1 के अलोंग, उसके बाद C2 के अलोंग, फिर C3 के अलोंग, फिर C4 के अलोंग, और चारों को जब जोड़ दिया जाएगा तब ये क्लोज्ड इंटीग्रल बनेगा। मतलब ये प्लस ये प्लस ये, अब प्लस ये,
चारों को जोड़ेंगे तब आपका क्लोज इंटीग्रल आएगा। तो हम बारी बारी C1 मतलब यहाँ से यहाँ तक का लाइन इंटीग्रल, फिर C2 मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, चारों हम आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो आप पहले इसको देखिए, C1 के लिए F डॉट dr क्या होगा। तो फिर हम कर्व यहाँ पर C1 के अलॉन्ग यहाँ पर लिमिट भी लगाएंगे। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम कर्व C1 यानी इसके अलॉन्ग चलेंगे तो यहाँ dx है तो x की लिमिट लगाएंगे। तो x की लिमिट है 0 से लेकर a तक, 0 से a तक। लेकिन जब आप कर्व C1 यानी इसके अलॉन्ग चलेंगे तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। मतलब ये x एक्सिस है तो ये x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या रहती है, 0। लिमिट भी आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 से 0 तक लिमिट आएगी। तो यह x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होगा। तो हम यहाँ y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये वाला y जो है गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप इसी कर्व के अलॉन्ग चल रहे हैं। जब इस कर्व के अलॉन्ग आप चलेंगे तो यहाँ भी y का वैल्यू 0 होगा। तो जैसे यहाँ आप y की जगह 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। चाहे आप लिमिट भी देख लीजिए कि जब लिमिट आप यहाँ लगाएंगे 0 से लेकर 0, कोई भी इंटीग्रल का लिमिट 0 से 0 क्या होता है, 0 ही होता है। तो फिलहाल यहाँ जब y की जगह 0 तो ये वाला इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो केवल आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये आ जाएगा x³ 3, लिमिट 0 से लेकर a तक। तो यहाँ x की जगह आप a पुट करेंगे, उसके बाद माइनस लगाकर x की जगह आप 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने से कुछ नहीं मिलेगा, वही रहेगा। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल C1 के अलॉन्ग। उसी तरीके से आप इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे F डॉट dr C2 के अलॉन्ग। C2 क्या है, C2 ये वाला कर्व है। इस वाले कर्व में लिमिट आप देखिए यहाँ पर a से a पर है। x की लिमिट कहाँ है, x, ये फॉर्मूला हमारा मेन यही है, इसी से हम बार बार देख रहे हैं। x का लिमिट जब हम लगाएंगे a से लेकर a तक, तो जब अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल हो जाती है तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0। तो इस कर्व के अलॉन्ग चलने पर x की लिमिट a से a है, यानी लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम। तो ये वाला इंटीग्रल आपका 0 हो जाएगा। जब अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 सेम रहती है तो ये ऐसा ही होता है। फिर यहाँ पर y की लिमिट है 0 से लेकर b तक। तो 0 से लेकर b तक। और जब इस कर्व के अलॉन्ग आप चलेंगे तो x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। क्या है, a से a, x बराबर a लाइन यहाँ बताई भी गई है। तो यहाँ पर इस लाइन के अलॉन्ग x बराबर a फिक्स है, कांस्टेंट है। तो यहाँ x की जगह पर आप a लिखेंगे और यहाँ y dy। तो 2a कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। 2a कांस्टेंट है बाहर, माइनस अपनी जगह पर, यहाँ माइनस, ये वाला जो माइनस है ये लगा रहेगा। y का इंटीग्रेशन आ जाएगा y² अपॉन 2 हम बाहर कर दे रहे हैं, लिमिट 0 से लेकर b तक। तो ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस का a लिखा है, y की जगह लिखेंगे आप b, अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर 0 लिखेंगे, लोअर लिमिट उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपने इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया कर्व C2 के अलॉन्ग। उसी तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे C3 के अलॉन्ग F डॉट dr C3 आपका ये है। तो इसमें आप देखिए लिमिट आपका, हम ऐसे चल रहे हैं, ये चले ये चले, क्लोज, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ये ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। C3 के अलॉन्ग जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा C3 है। इसमें x का लिमिट जो है a से लेकर 0 तक है, a से 0 तक। ये है फार्मूला हमारा मेन वाला यही है। इसमें dx वाले में x की लिमिट लगाना है और dy वाले में y की लिमिट। तो dx वाला जो ये वाला टर्म है इसमें लिमिट a से लेकर 0 तक, और ये x² प्लस y का वैल्यू जब आप C3 के अलॉन्ग चलेंगे तो y बराबर, यहाँ पर कर्व का इक्वेशन बताया है, ये है y बराबर b। तो y की जगह आप यहाँ पर b तुरंत लिख दीजिए।
उसके बाद सेकेंड वाले में लिमिट लगाएंगे। तो जब सेकेंड वाले में आप लिमिट लगाएंगे y की, dy वाले में y की लिमिट b से लेकर b तक, तो जब लिमिट b से b मतलब जब अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होती है तो वो इंटीग्रल 0 हो जाता है, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 0 ही आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा ये x³/3, और यहाँ तो b² कांस्टेंट है, बाहर आएगा तो dx का हो जाएगा x, और b² कांस्टेंट वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा। लिमिट है हमारी a से लेकर 0 तक। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पर अपर लिमिट लगाएंगे। तो जब अपर लिमिट यहाँ लगाएंगे तो 0, यहाँ भी 0, तो 0 x की जगह 0 0 लिखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर माइनस लगाकर, पहले 0 लिखेंगे x की जगह तो 0 आएगा, फिर माइनस लगाकर अपर रखा तो 0 आया, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो x की जगह पर b, मतलब x की जगह यहाँ क्या लिखा है, a लिखा है, तो जो भी लिमिट है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने a पुट कर दिया। अब ये माइनस अंदर चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया C3 के अलोंग लाइन इंटीग्रल, इतना आया। अब एक लास्ट में हमारा बचा है C4, कर्व 4 के अलोंग F.dr। तो जब कर्व 4 इसके अलोंग जब आप चलेंगे तो पहले x की लिमिट 0 से लेकर 0, तो x की लिमिट आपकी 0 से 0 है, तो जब आप यहाँ dx वाले में 0 से 0 लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो आंसर 0 आएगा। फिर माइनस लगाकर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये भी 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब इस कर्व के अलोंग चलेंगे आप, तो ये कर्व है कौन सा, y एक्सिस मतलब x बराबर 0, तो x बराबर 0 जैसे ही यहाँ रखेंगे, ये फॉर्मूले में ना 2xy, x की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0, तो कुल मिलाकर चौथा वाला इंटीग्रल 0 ही आएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल F.dr, क्लोज इंटीग्रल F.dr हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। वो 4 छोटे छोटे इंटीग्रल से मिलकर बना हुआ है, C1, C2, C3, C4 से, क्योंकि 4 छोटे लाइन, ये एक्चुअल में dr जो लिखा है वो लाइन इंटीग्रल है, तो लाइन के अलोंग 4 लाइन 1 2 3 4 चारों को जोड़कर ये क्लोज इंटीग्रल बनाया गया। तो क्लोज इंटीग्रल C1, C2, C3, C4 के सम से मिलेगा। तो अब C1, C2, C3, C4 सबको हम प्लस करेंगे, तो C4 तो 0 ही है, इसको लेने से कोई मतलब है नहीं, तो हमारा ये 3 बचे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। C1, C2, C3 को जोड़ेंगे तो ये प्लस का a³/3 माइनस का a³/3 तो 0 हो जाएगा, तो बचा -ab² माइनस का 2ab²। तो अब आपने देखा कि हमने जो RHS से कैलकुलेट करा था वो भी -2ab² आया, और LHS वाला भी माइनस का 2ab² आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो स्टोक्स थ्योरम है हेंस वेरीफाइड, इस तरीके से हमारा स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, LHS RHS बराबर आ गया।